वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स के 4 टॉपिक्स को कवर अप किया था, जिसमें मीनिंग ऑफ ऑडिट, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटर की डिस्कशन की थी। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं उसको एंड देयर आफ्टर फिर आज के सेशन में सिर्फ एक टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जो ऑडिट के डिटेल्ड प्रोसेस की बात करेगा। तो पहले तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट टॉपिक्स की। लास्ट सेशन में हमारा पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ ऑडिट का। द टर्म ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज a systematic and independent examination of data, records, statements, operations, performances of an entity for a stated purpose. The term systematic implies a properly planned audit. The word independent implies the audit needs to be performed without being influenced by others. The term examination in relation to audit comprises of techniques of vouching and verification. Data may be financial, may be non-financial. Example of records like books of accounts. Statements like financial statements. Operation like production, sale, marketing, finance. Performance may be financial or otherwise. Entity may be a corporate entity, may be a non-corporate one, may be a profit entity, may be a non-profit entity. Purpose, primary purpose, that is to express an opinion based upon the examination. So ये definition थी of the term audit. Thereafter सेकेंड नंबर पर हमने ऑडिट के फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था। ऑडिट का फ्रेमवर्क इट कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन पिलर्स। वन इज लीगल प्रोविजंस, सेकेंड वन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड थर्ड वन अदर प्रोनाउंसमेंट्स। लीगल प्रोविजंस एग्जांपल्स थे उसके कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन लॉ, एलएलपी लॉ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दो तरह के स्टैंडर्ड हैं। वन इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज इशूड बाय इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इट वर्क्स अंडर द organization International Federation of Accountant. Third pillar that was other pronouncements, और उसके एग्जाम्पल थे प्रोनाउंसमेंट्स एज इशूड बाय ICAI, एग्जाम्पल गाइडेंस नोट्स, स्टेटमेंट्स, टेक्निकल गाइड्स, टेक्निकल गाइड, प्रैक्टिस मैनुअल, अदर लिटरेचर। एंड इसके अलावा प्रोनाउंसमेंट्स में आल्सो भी इशूड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर लाइक RBI, IRDA, SEBI। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग का। थर्ड टॉपिक दैट वाज ऑन टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट दो कैटेगरीज में डिवाइड है। वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड सेकेंड वन इज द वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द ऑडिट दैट इज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। वॉलंटरी ऑडिट which is not required under the law but it is being conducted as per the requirements of banks, government organization and other creditors। जब आप एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या ग्रांट के लिए किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं तो वो पर्सन उस असिस्टेंस को प्रोवाइड करने से पहले आपकी फाइनेंशियल्स को एग्जामिन करना चाहता है, तो आपसे वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिमांड करता है एंड फॉर दैट पर्पस हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन कराते हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जामिन्ड फ्रॉम द statutory requirement, rather they are being examined as per the requirement of financial providers। that is the reason इसको voluntary audit का नाम दिया गया है। as far as statutory audit is concerned, statutory audit is the audit that is being required under the provisions of law, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द फिस्कल लॉ जिसमें इनकम टैक्स एक्ट की बात आई, जीएसटी लॉ की बात आई, एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉज, एग्जाम्पल लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 4 पर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी दैट वाज ऑन
टाइप्स ऑफ ऑडिटर। दो तरह के ऑडिटर थे, वन इज एक्सटर्नल वन, सेकेंड वन इंटरनल। इंटरनल ऑडिटर that may also be external to the organization, but because the purpose of the internal audit is to facilitate the management, and hence internal auditor, though he may be external to the organization but cannot be termed as the external auditor. And external auditor, when it is being appointed under the requirement of law, हम उनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम भी देते हैं। तो ये चार टॉपिक हमने अपने लास्ट इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। नाउ अब कंटिन्यू करते हैं आगे, और हमारा ये पॉइंट चल रहा था 4। अब मैं आपको करा रहा हूं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है दैट इज audit process. How we can define this word audit process? Process word in general कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जो एक्टिविटीज जिनके थ्रू एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाता है उसको हम एक प्रोसेस का नाम दे देते हैं। तो व्हेन पर्टिकुलरली जब हम ऑडिट प्रोसेस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो ऑडिट प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? These are the steps through which audit is performed. The steps through which the audit is performed. अब कौन से वो स्टेप्स हैं? चार कैटेगरीज हैं उन स्टेप्स की। पहले मैं आपको उन स्टेप्स को नोट डाउन करा रहा हूं, देयर आफ्टर फिर हम उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टेप नंबर 1, ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट स्टेप 1 है। 4-5 लाइन छोड़कर मैं पहले स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 2 दैट इज ऑडिट प्लानिंग। फिर मैं 4-5 लाइन छोड़कर स्टेप नंबर 3 मेंशन कर रहा हूं, दैट इज ऑडिट एग्जीक्यूशन। और फिर 4-5 लाइन छोड़कर स्टेप नंबर 4 दैट इज ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो 4 स्टेप्स हैं जिनकी हमें डिस्कशन करनी है। वन इज ऑडिट एंगेजमेंट, सेकेंड वन ऑडिट प्लानिंग, थर्ड वन ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ वन ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। engagement, planning, execution, conclusion and रिपोर्टिंग। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, स्टेप नंबर 1 से, जिसका नाम है ऑडिट एंगेजमेंट का। मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं इसके बारे में, फिर मैं आपको इनके मेन पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगा। इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं भी लिखना चाहें कोई ऐसी बात नहीं।
मैं सिर्फ इसको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स को मेंशन करूंगा। मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। सेक्शन 139 के अंदर एक रिक्वायरमेंट है दैट एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। यह सब्सिक्वेंट ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने इंटर में लॉ पढ़ रखा है उनके माइंड में यह क्वेश्चन आ सकता है कि सर फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बस आप सिर्फ ये एक चीज सोचिएगा कि कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, बस फर्स्ट सब्सिक्वेंट इसको दिमाग से निकाल दो। सेक्शन 139 की एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है। कंपनी ने क्या किया, कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। ऑप्शन 1, इन्होंने एक्स एंड वाई नाम की एक सीए फर्म के साथ डिस्कशन की। ऑप्शन 2, एबीसी एंड कंपनी नाम की सीए फर्म की ऑप्शन है इनके पास। ऑप्शन 3, एमएन एंड एसोसिएट्स। ये 3 सीए फर्म के नाम पर एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी कंसीडर कर रही है। ओके, नाउ अब इन तीनों के नाम में से मान लीजिए कंपनी की मैनेजमेंट एबीसी एंड कंपनी के नाम पर एग्री होती है, तो अब क्या होगा, एक्स लिमिटेड एक ऑफर भेजेगी, किसको, एबीसी एंड कंपनी को। क्या आप हमारी कंपनी के कंपनी ऑडिटर बनने में इंटरेस्टेड हैं? एबीसी अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा, क्या मैं इस ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्या इस ऑडिट को करने के लिए मेरे पास नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरी ऑडिट की जितनी लिमिट है उसके अंदर रहते हुए क्या मैं इसकी ऑडिट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे रिसोर्सेज सफिशिएंट है कि मैं एप्रोप्रिएट टाइम एक्स लिमिटेड की ऑडिट को दे पाऊंगा। यदि एबीसी एंड कंपनी के पार्टनर्स को लगता है कि हां मैं इन सब चीजों को कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एबीसी एंड कंपनी अपनी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है हम आपकी ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, एक्स लिमिटेड ड्यूली इनकी अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन पास करेंगे और इनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर देंगे कि आपको अपॉइंट किया गया है एज ए ऑडिटर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इस ऑडिट फीस के ऊपर, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपनी कंसेंट दे दें। अब एबीसी एंड कंपनी इसके ऊपर अपनी कंसेंट देगा। जो कंसेंट एबीसी एंड कंपनी एक्स लिमिटेड को दे रहा है, दैट कंसेंट विल बी इन द नेम ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें एबीसी एंड कंपनी मेंशन करेंगे दैट वी आर प्लीज टू एक्सेप्ट द ऑफर जो आपने हमें दी थी, और एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी ये जिम्मेदारी है, जो ड्यूटीज हैं उनका मेंशन किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मेंशन किया जाएगा, ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है मींस एबीसी एंड कंपनी की, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो भी साथ में लिखी जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की क्या है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और फिर एक्स लिमिटेड इस लेटर ऑफ एंगेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी मींस साइन करके कि हां हमें आपने जो बातें लिखी हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट में उसकी एक एक्नॉलेजमेंट किसको दे देंगी, एबीसी एंड कंपनी को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो ये पहला एक प्रोसेस आया है जिसके थ्रू एक एंगेजमेंट हुई है एक कंपनी एंड एक सीए फर्म के बीच में, जहां पर
एक कंपनी ने एक सीए फर्म को अपना ऑडिटर एंगेज किया है। दिस इज नोन एज द ऑडिट एंगेजमेंट। सो ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, वो क्या क्या है? सबसे पहली एक्टिविटी है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक इनिशियल ऑफर दी गई जिसके ऊपर सीए फर्म ने अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी। देयर आफ्टर मैनेजमेंट ने एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशूड बाय द मैनेजमेंट, और इसके ऊपर ऑडिटर ने लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू किया। लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशूड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर दिया मैनेजमेंट को। सो सबसे पहला काम, मैनेजमेंट ने ऑफर दी, मैनेजमेंट ने सीए फर्म को ऑफर दी, सीए फर्म ने अपनी इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस दी, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दी, देन ऑडिटर ने लेटर ऑफ एंगेजमेंट दी। ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज इशूड बाय हूम? लेटर ऑफ एंगेजमेंट मैनेजमेंट नहीं देती, लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज इशूड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर इशू करता है, जिसमें ऑडिटर अपनी कंसेंट देता है कि मैं आपकी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं और कंसेंट दे रहा हूं, और एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मेरी ड्यूटी ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, एंड एट द सेम टाइम आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, काइंडली एक्नॉलेज। और फिर मैनेजमेंट उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट को साइन करके उसकी एक कॉपी ऑडिटर को वापस हैंड ओवर करती है। ये सारी की सारी चीजें लेटर ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड हमें एक स्टैंडर्ड्स के अंदर भी देखने को मिलेंगी। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SA शॉर्ट फॉर्म 210, जिसका नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो वो लेटर ऑन मैं आपको कराऊंगा। अभी वही चीज जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, मेरा ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्टरी सेशंस का सिर्फ जो ऑडिट के की वर्ड्स हैं उनको आपकी नॉलेज में लाना है, उनकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन करेंगे। अभी सिर्फ प्राइमरी वर्किंग क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंसीडर द की वर्ड्स ऑफ द ऑडिट। सो SA 210 के अंदर ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस हैं जो हम आगे जाकर के कवर अप करेंगे। नाउ इसके बाद ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल 1। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। अब एक्स लिमिटेड, ये कौन है? क्लाइंट, ऑडिटी, कोई भी नाम दे सकते हो। और ऑडिटर कौन अपॉइंट हुआ था? ABC एंड कंपनी। ये कौन है? कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर। अब ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, अब ऑडिटर करेगा क्या? ABC एंड कंपनी, क्या ये सीधा जाकर के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू कर दे? नो, इसकी ड्यूटी बनती है टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं भी बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरा टारगेट, मेरा ऑब्जेक्टिव इन इंट्रोडक्टरी सेशंस का क्या है कि आपकी नॉलेज में कुछ टर्म्स को मैं ला सकूं ताकि हम आगे जाकर के उसके ऊपर डिटेल्ड वर्किंग कर सकें। तो ऑडिटर भी एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करता है। किसके बारे में? एंटिटी के बारे में। हमारे एग्जाम्पल में एंटिटी कौन है? एक्स लिमिटेड। इसके एनवायरमेंट के बारे में,
इसका बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क और इसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग ये ऑडिटर ले रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइंट के बारे में समझना, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में जानना, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को जानना, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को जानना, अकाउंट्स की कैसे मेंटेन होती है, कि ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड हो रही है या मैनुअल बेसिस पर बुक्स को रिकॉर्ड किया बनाया जाता है। तो बेस्ड अपॉन दिस, अब मान लो पिछले साल में 3 बार तो डायरेक्टर्स चेंज हुए, 2 बार इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी। क्या लग रहा है आपको? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट, मिस स्टेटमेंट का मतलब अभी मान लो सिर्फ गलती। वैसे एसए 450 में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट अभी के लिए मान लो गलती। क्या इनिशियली आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है? मैंने सिर्फ अभी एक जानकारी ली है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या चेंज हुए, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करती है, किस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, एम्प्लॉयज की इंटीग्रिटी क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है। इन सब बातों के बेस पर क्या मैं एक आइडिया लगा सकता हूं, नॉट ए कंफर्मेशन, ओनली ए आइडिया, क्या रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होने का? जी हां, रिस्क नजर आता है। ओके, एबीसी एंड कंपनी ने एक अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट एंटिटी एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड असेस क्या रिस्क है, और यदि है तो कितना है। इसको हम नाम देते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। यह भी मैं आपके साथ इंट्रोडक्टरी सेशन में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, कंपनी के बारे में, क्लाइंट के बारे में, ऑडिटी के बारे में ऑडिटर ने एक बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू की। बेस्ड अपॉन दिस, अब ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने अपनी एक ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑडिट अप्रोच, ऑडिटर की अप्रोच जिस बेसिस पर वो अपनी ऑडिट को कंडक्ट करेगा, विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। एक ओवरऑल ऑडिट अप्रोच को डिटरमाइन करने की बात की जा रही है कि मैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ऑडिट करने जाऊंगा, मैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही ऑडिट शुरू कर दूंगा। इसको 2 अप्रोच बोला जाता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और दूसरी होती है फाइनल ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट की अप्रोच यूज होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ऑडिट स्टार्ट होती है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होती है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है वैसे वैसे उनको एग्जामिन करते चलिए। तो 2 अप्रोच, एक कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और एक फाइनल ऑडिट। ये ऑडिटर डिसाइड करेगा कि मुझे किस अप्रोच के ऊपर काम करना है। तो इसके थ्रू ऑडिटर अपनी ऑडिट के स्कोप को, टाइमिंग को, डायरेक्शंस को डिटरमिन करता है, और ये ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। फिर इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर ऑडिटर फाइनली क्या करता है? एक अपना ऑडिट प्लान डेवलप करता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान।
जब मैं ऑडिट प्लान की डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब है यहां पर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करता है। मुझे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना चाहिए, किस एक्सटेंट तक परफॉर्म करना चाहिए, किस समय परफॉर्म करना चाहिए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से हों, वाउचिंग का, वेरिफिकेशन का, किस समय मुझे इन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना चाहिए, एंड एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट these audit procedures are to be performed. So ये सारी चीजें ऑडिटर ने अभी ऑडिट शुरू नहीं की, उसने एक अंडरस्टैंडिंगली ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया, देयर आफ्टर उसने एक ऑडिट प्लान को डेवलप किया और इन सारी चीजों को उसने डॉक्यूमेंट कर दिया। किसके अंदर? एक प्रोग्राम का नाम दे दिया उसको, and that is termed as the audit program. एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से पर्सन मेरी टीम में से काम करेंगे, ये सब चीजें उसने इनिशियल स्टेज में डिटरमाइन की है। तो ये सारी चीज क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग के अंदर हमारे जो मेन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल टू एस्टैब्लिश an audit strategy, development of an overall audit plan and draft of an audit program. सो ऑडिट प्लानिंग के अंदर मैंने 4 पॉइंट आपको मेन बताए, अंडरस्टैंडिंग का, ऑडिट स्ट्रेटजी का, ऑडिट प्लान का एंड ऑडिट प्रोग्राम का। जब ये ऑडिट प्लानिंग कर ली गई तो अब इस एग्जाम्पल में जो हमारा एग्जाम्पल 1 था, एंगेजमेंट हुई, एग्जाम्पल 2 हुआ जिसके अंदर ये प्लान बनाया गया, तो अब फिर आगे बात आ गई एग्जाम्पल नंबर 3 पर। नाउ अब एबीसी एंड कंपनी करेगी क्या? एबीसी एंड कंपनी ये अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, जो कहां लिखे गए थे? ऑडिट प्रोग्राम में, विच आर द पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान, यही था ना ऑडिट प्लान के अंदर। ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिटरमाइन किया। अब वो इन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स में वाउचिंग आ जाएगी, वेरिफिकेशन आ जाएगी। 2 मेन प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड। इन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस, उसको सबूत इकट्ठे करने हैं। मींस वो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पर ऑडिटर अपनी ऑडिटर ओपिनियन को फ्रेम करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत। आप ऐसे ही आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत। आपके पास हर एक चीज का सबूत होना चाहिए। आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उसका भी एविडेंस होना चाहिए। आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, उसका भी एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो आप वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं
अब प्रोसीजर्स क्या हैं, ये वाउचिंग का, वेरिफिकेशन का, इनको मैं लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑडिटर ने अपने इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया और ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया। जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं इन सबको इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा सो एज टू असर्टेन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर किया गया है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो की गई है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो की गई है वेदर दे आर एप्रोप्रिएट। जो भी अकाउंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड चीजें हैं जिनका कंप्लायंस एक कंपनी को करना था, ऑडिटर ऑडिट एविडेंस को इवैल्यूएट करके इन सब चीजों के ऊपर अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, किस लिए? टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंसेस एंड देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट दिस ऑडिट एविडेंसेस। तो ये जो सारा काम किया है एबीसी एंड कंपनी ने, मान लो मैं इसमें भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेटर्स का। कंपनी की बैलेंस शीट में डेटर दिखाए गए हैं 5 करोड़ रुपए के। ऑडिटर ने क्या किया, 5 करोड़ के डेटर की लिस्ट निकाल ली, पूरी उसका शेड्यूल निकाल लिया कि किस किस पर्सन से कितने कितने पैसे लेने हैं। देन क्या ये बैलेंस सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर ने इन सारे डेटर्स को एक चिट्ठी लिखी जिसको ऑडिट की भाषा में एक्सटर्नल कंफर्मेशन का नाम दिया जाता है, और उनसे पूछा आपने एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन की है और एक्स लिमिटेड की बुक्स में एज ऑन 31 मार्च 2021 इतना बैलेंस एग्जिस्ट करता है, क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ये बैलेंस सही है? तो इस तरीके से उनसे जवाब मांगा गया। कुछ ने जवाब दिए, जिन्होंने जवाब दिए तो उनका जवाब मेरे लिए क्या बन गया, ऑडिट एविडेंस। लेकिन क्या उन्होंने सही जवाब दिए, गलत जवाब दिए, आधे अधूरे जवाब दिए? क्या उन रिप्लाई का जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, जो उनका रिस्पॉन्स है या रिप्लाई कह लो, वो क्या बन गया, ऑडिट एविडेंस? क्या वो रिस्पॉन्स, उनका रिप्लाई रिलायबल है या नहीं है, उसका मुझे इवैल्यूएशन करना होगा। सो उसके बेस पर ही मैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन फाइनली ड्रॉ कर पाऊंगा। तो एग्जांपल नंबर 3 में मैं ऑडिट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं, जिसमें ऑडिटर ने एक प्रोसीजर्स को एज सच परफॉर्म किया एंड देयर आफ्टर फिर वो एक कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की बात करेगा। सो ऑडिट एग्जीक्यूशन के हमारे स्टेप्स क्या क्या हो गए? फर्स्ट वन, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, collect audit evidences through these procedures, evaluate the audit evidences so collected, evaluate the audit evidences so collected। तो इस तरह से ऑडिटर ने ऑडिट को एग्जीक्यूट किया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हुए
उनको आपने इवैल्यूएट किया, कलेक्टेड एंड इवैल्यूएटेड, उनको आप क्या करेंगे, उनके बेसिस पर एक ओपिनियन बनाई जाएगी और जो ये ओपिनियन है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड, इवैल्यूएटेड, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन किस चीज का, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द requirements of applicable financial reporting framework। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है? तो इस कंक्लूजन के बेस पर ऑडिटर क्या करता है, ड्राफ्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, आगे जाकर डिस्कस करूंगा, मैं अभी सिर्फ वर्ड लिखवा रहा हूं आपको। एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट। अनमोडिफाइड रिपोर्ट तब इशू की जाती है व्हेन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड that financial statement are being prepared in all material respect as per the applicable financial reporting framework। या फिर एक modified report दी जा सकती है, and modified report is issued in the circumstances when auditor is not satisfied that financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework। उसके पास ऑडिट एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर वो कह सकता है some material misstatements exist in the financial statements। तो जो उसने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई है इसको वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। कहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कराने की कोशिश करेगा, करेक्ट हो जाती है तो ऑडिटर अनमोडिफाइड पर जाएगा, अदरवाइज वो मॉडिफाई कर देगा। एंड फाइनली डिस्कशन के बाद ऑडिटर विल इशू फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, इशूइंग द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। फिर ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस के बेस पर जो उसने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। तो ये सब एक्टिविटीज कौन सी स्टेज में करेगा एबीसी एंड कंपनी? ये सब काम एबीसी एंड कंपनी अपनी लास्ट स्टेज के अंदर स्टेज नंबर 4 में करेगा। तो मैं इसके की पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के की पॉइंट। फर्स्ट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट एन ऑडिट रिपोर्ट, and issuing the final audit report। तो इस तरह से ऑडिट की एक एक एक्टिविटी को, एक एक स्टेप को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर ऑडिट एंगेजमेंट होगी, देयर आफ्टर ऑडिट प्लानिंग होगी, फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन आता है और लास्ट में ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की बात होती है। नाउ अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको और साथ साथ मेंशन कराना चाहूंगा, दैट इज कि स्टेप 1 में हमने एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया, दैट इज SA 210। इसी तरह से ऑडिट प्लानिंग वाली जो बातें हैं उनको आप, जो ये वाला पार्ट है सारा,
ऑडिट स्ट्रेटेजी का, ऑडिट प्लान का, ऑडिट प्रोग्राम का। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड आएगा SA 300 जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जहां तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल की बात आ जाती है, इसकी सारी डिस्कशन हम पढ़ेंगे SA 315 में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ चुका होगा, ये नंबर क्या है? 200, 300, 315, 450 की भी एक बार डिस्कशन आई बीच में, ये नंबर्स क्या है? ये मैं जब आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कराऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कैसे इन नंबर्स की फ्रेमिंग की गई है, कैसे स्टैंडर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप को कैसे नंबर अलॉट किए गए हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर स्टैंडर्ड्स को कैसे फिर नंबर असाइन किए गए हैं। अभी के लिए सिर्फ आप एक नंबर को याद रखना है, आपको याद रख सकें तो, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, जब डिटेल डिस्कशन आएगी तब अपने आप याद हो जाएंगे। ऑडिट एग्जीक्यूशन, ऑडिट प्रोसीजर्स, इसकी डिस्कशन SA 330 में आएगी। और जो ऑडिट एविडेंसेस की सारी बातें हैं, ये 500 से लेकर 599 के बीच में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर इसकी डिस्कशन आएगी। इन अ सिमिलर मैनर जो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड हैं वो SA 700 से लेकर 799 के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट द ऑडिट प्रोसेस। तो इस ऑडिट प्रोसेस के अंदर हमने 4 स्टेजेस को कवर अप किया है। फर्स्ट वन ऑडिट एंगेजमेंट, सेकंड वन ऑडिट प्लानिंग, थर्ड वन ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट वन दैट इज ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसी चीज को फर्दर हम आगे जाकर के एक्सटेंड करेंगे कि जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसीजर्स कितनी तरह के होते हैं। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट के अंदर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर। तो इस तरह के कुछ और कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं लेक्चर 1 के इस सेकंड सेशन को यहीं पर ओवर कर रहा हूं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं हमारे, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 से अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही, रिवाइज जरूर करिएगा और उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड।